बीमारी का उपचार तो आवश्यक कदम है ही, लेकिन किसी बीमारी के विषय में जागरूक होना बेहद आवश्यक है। और अगर बात हेपेटाइटिस जैसे जोखिम भरे रोग की हो तो फिर ऐसे में जानकारी का अभाव व्यक्ति को महंगा पड़ सकता है। और घबराइए नहीं, हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि हमारा और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार का भी यही मकसद है कि समय से अवेयर होकर आप अपनी सेहत चुस्त दुरुस्त बनाए रखें। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की 2023 थीम पर, जहां संकल्प यही है, वी आर नॉट वेटिंग। डॉक्टर संजय कुमार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हर वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। ये ज़रूरी होता है, कुछ बीमारियों का एक ख़ास दिन निश्चित किया जाता है, जैसे हेपेटाइटिस के लिए भी किया गया, ताकि हम लोग आम लोगों को उन बीमारियों के बारे में जागरूक कर सकें। क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि जानकारी में ही सफलता है। जब तक आप किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं तो उससे कैसे बचना है, उसका कैसे इलाज करना है, उसको अर्ली स्टेज में कैसे इस बीमारी को पकड़ना है, ये नहीं जानेंगे। तो ऐसा मानकर बहुत सालों से WHO और बहुत सी लिवर की एसोसिएशंस ने मिल के वर्ल्ड लेवल पे डिसाइड किया है कि 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाएगा। इस बार की थीम है वी आर नॉट वेटिंग। मतलब ये सभी जो लोग हेपेटाइटिस से जुड़े हैं, वो सब संस्थाएं, वो सब अस्पताल, वो सब डॉक्टर्स, वो सब स्पेशलिस्ट जो इस फील्ड में हैं, वो उनको ये बताया जा रहा है कि वो ये कह रहे हैं सबसे, पब्लिक से, जनता से, कि वी आर नॉट वेटिंग। मतलब हम इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आगे बढ़कर आपका टेस्टिंग करें, आपकी बीमारी को जल्दी स्टेज में पकड़ें। ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि जो दो मुख्य हेपेटाइटिस के वायरस हैं, हेपेटाइटिस बी और सी, ये मूलतः बॉडी में साइलेंट रहते हैं। मतलब हो सकता है कि अगर 100 लोग एक कमरे में बैठे हैं तो उसमें से हिंदुस्तान का जो डेटा है वो करीब करीब ये है कि कम से कम 5 या 6 लोगों को हेपेटाइटिस वायरस होगा, लेकिन उनको पता नहीं है। तो जब पता नहीं है तो उससे बचाव कैसे होगा, उनके परिवार वालों को कैसे बचाएंगे और उसका इलाज कैसे करेंगे। तो इसीलिए ये आह्वान है इस बार का कि हम सारे जनता से ये कहना चाहते हैं कि वी आर नॉट वेटिंग। आपके पास आपको कोई लक्षण हो या ना हो, आप अपनी जांच कराएं। जांच कराएंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको हेपेटाइटिस है या नहीं। क्योंकि लक्षणों का जब हम वेट करते हैं तो बहुत लेट हो जाते हैं, क्योंकि इन बीमारियों में या लिवर की सभी बीमारियां आमतौर पर साइलेंट होती हैं। और ये माना जाता है कि लिवर जब तक कि करीब करीब 50% डैमेज नहीं हो जाता, उसको कोई लक्षण नहीं होते। तो यहाँ हम ये भी बात कर लेते हैं कि लिवर काय से डैमेज होता है, लिवर की बीमारियाँ क्या होती हैं। तो जैसे लिवर को हम समझें तो ये हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जो हमारे पेट के दाहिने हिस्से में, ऊपरी हिस्से में स्थित होता है और लगभग 1200 से 1500 ग्राम का होता है, 1.5 किलो के आसपास लिवर होता है एक एडल्ट का। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। इसको बॉडी का मेटाबॉलिक स्टोर हाउस कहते हैं। मतलब यहाँ से ही सारी प्रक्रियाएं संचालित होती हैं जो शरीर में मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती हैं। तो अब अगर इस प्रक्रिया में कहीं भी दोष आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बहुत सी बीमारियाँ होंगी। तो इनको समझने के लिए हम इसको 2 हिस्सों में कर सकते हैं कि लिवर की बीमारियाँ कुछ होती हैं एक्यूट और कुछ होती हैं क्रॉनिक। मेडिकल साइंस में एक्यूट बीमारियों का मतलब होता है जो कुछ समय के लिए हुई हैं या अभी हुई हैं, और क्रॉनिक है होता है जो कई महीनों या सालों से है। तो एक्यूट बीमारियां वो हैं जिनको हम कहते हैं जॉन्डिस हो गया, कोई कहता है कि मुझे पीलिया हो गया। तो पीलिया आमतौर पे वायरस के इन्फेक्शन से होता है। जो लिवर पर वायरस का इन्फेक्शन हुआ उससे लिवर पर सूजन आ जाती है, जिसको हेपेटाइटिस कहते हैं। तो हेपेटाइटिस बहुत सी वजहों से हो सकता है। एक्यूट हेपेटाइटिस यानी तुरंत आने वाला, किसी को कल तक कोई अच्छा था, आज उसे हल्का बुखार आया और कल उसकी आंखें पीली हो गई, तो ये एक्यूट हेपेटाइटिस है। तो एक्यूट हेपेटाइटिस अमूमन हेपेटाइटिस ए और ई 2 वायरस होते हैं, या कभी कभी हेपेटाइटिस बी, इनसे भी होता है। तो हेपेटाइटिस ए और ई जो है ये फीको ओरल वायरस है, यानी कि ये दूषित हाथों से या दूषित जल के ज़रिए शरीर में प्रवेश करते हैं या खाने की चीज़ों से प्रवेश करते हैं। तो हेपेटाइटिस ए और ई से जब हम कहते हैं आपको बचना है, तो आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। कहीं बाहर आप खाना ना खाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बाहर ना खाएं, पर खाएं तो स्वच्छता से बना हुआ हो जहाँ वहाँ खाएं।
और अपने हाथों को ज़रूर साफ़ रखें, वो तो अपने हाथ में है कि अपने हाथों को जब भी मुंह तक ले जाना है तो उसके पहले उनको वॉश करें। तो हैंड हाइजीन का जैसे कि कोरोना में हम सब ने महत्व देखा, वो हर हेपेटाइटिस में भी हैंड हाइजीन का उतना ही महत्व है। अगर आप प्रॉपरली हाथ धोए बिना कभी मुंह पर नहीं ले जाते हैं तो आप मानिए करीब करीब आधी पेट की बीमारियों से आप बचे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ ही हमको बीमारी देते हैं। तो हेपेटाइटिस ए और ई उस श्रेणी में आते हैं जो फीको ओरल वायरस हैं, जो दूषित जल और खाद्य पदार्थ से अपने शरीर में। तो हेपेटाइटिस ए और ई उस श्रेणी में आते हैं जो फीको ओरल वायरस हैं, जो दूषित जल और खाद्य पदार्थ से अपने शरीर में प्रवेश करते हैं और लिवर में जाकर फिर वो सूजन करते हैं, जिससे व्यक्ति को पीलिया होता है, भूख चली जाती है, उल्टियाँ होती हैं। पर अच्छी बात यह है कि ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। 7 दिन से 45 दिन के बीच लगभग सभी पेशेंट ठीक हो जाते हैं और ट्रीटमेंट की सफलता लगभग 99% है। यानी केवल 1% पेशेंट होंगे जिनको जान का खतरा होगा, लेकिन 99% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हेपेटाइटिस बी और सी वायरस हैं, जो शुरू में मैंने जिक्र किया कि इनकी खासियत ये है कि ये लिवर में घर बना लेते हैं। ये भी इसी तरह आएंगे, हल्का बुखार होगा, पीलिया हो जाएगा और धीरे धीरे पीलिया ठीक भी हो जाएगा, लेकिन पीलिया ठीक हो जाएगा, वायरस शरीर में रह जाएगा और धीरे धीरे लिवर को ख़राब करता है। तो हेपेटाइटिस बी में हम मानते हैं कि अगर शरीर में घर कर गया है तो 5 साल से 10 साल के बीच में लिवर को डैमेज कर देगा, यानी लिवर सिरोसिस हो जाएगा। और हेपेटाइटिस सी के केस में ये करीब 15 से 20 साल लेता है। तो इसीलिए जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का जो एम्फेसिस है, जो जोर है, वो इस पर ज़्यादा है। हेपेटाइटिस ए ई तो ठीक भी हो जाते हैं, पर बी और सी घर बना लेते हैं और लिवर को डैमेज करते हैं। जो बीमारी जिससे हम सब घबराते हैं वो लिवर सिरोसिस है, यानी लिवर का डैमेज हो जाना। तो अगर हम हेपेटाइटिस को अच्छी सही स्टेज पे पकड़ेंगे तो सिरोसिस या लिवर कैंसर को होने से रोक पाएंगे। यहाँ 2 और बीमारियों का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ हेपेटाइटिस, जिनका कारण कुछ अलग है, जैसे अल्कोहल। तो अल्कोहल से जो होता है वो भी, उसे भी अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहा जाता है। और शराब का चलन ना सिर्फ विश्व में, हमारे देश में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और शराब की एक सीमित मात्रा से ज़्यादा लेने पर लिवर में चर्बी जमा होने लगती है, जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं। उससे अधिक कुछ महीनों सालों के बाद उसको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होने लगता है, यानी सूजन आ जाती है। और फिर 3rd स्टेज में लिवर सिरोसिस और 4थी स्टेज में लिवर कैंसर। तो शराब पीने से भी वही बीमारी होती है। और यही बीमारी उन लोगों को भी होती है जिन्होंने कभी शराब नहीं पी, लेकिन जिनको सेम सिरोसिस, फैटी लिवर हुआ, हेपेटाइटिस हुआ, सिरोसिस हुआ, कैंसर हुआ। ये कौन लोग हैं? इनको हम कहते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। तो यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि इस समय विश्व में लिवर की बीमारियों में सबसे तेज़ बढ़ने वाली बीमारी है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। मतलब हम अन्य शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि इस समय दुनिया में ज़्यादा लोगों का लिवर ख़राब हुआ है शराब पीने से नहीं, ना शराब पीने वालों में, लेकिन वो लोग जो ओवरवेट हैं या जो डायबिटिक हैं और वो लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते। तो आप सोचिए कि व्यायाम का कितना महत्व है लिवर के बचाव में। तो व्यायाम, उचित डाइट, डायबिटीज़ अगर आपको है तो उसको उचित कंट्रोल में रखना, और अगर आप ओवरवेट हैं तो अपने वेट को कंट्रोल में रखना। तो ये 4 चीज़ें उतनी ही ज़रूरी हैं जितना शराब का ना पीना ज़रूरी है। तो NAFLD इस समय दुनिया में सबसे तेज़ बढ़ती हुई बीमारी है। और इस समय जो लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, मतलब वो लोग जिनका लिवर डैमेज हो चुका है उनको नया लिवर लगाना है, उस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा नंबर इन लोगों का है, NAFLD का। उसके बाद अल्कोहलिक्स का है, उसके बाद हेपेटाइटिस बी, सी वगैरह है। और अच्छी बात जानने की है कि हेपेटाइटिस बी और सी जो बहुत ड्रेडफुल वायरस, बड़े घातक वायरस समझे गए हैं बरसों से, इनके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अब उपलब्ध। जी हाँ, कौन चाहेगा कि उसे हेपेटाइटिस जैसा गंभीर संक्रमण जब बेहद जकड़ चुका हो और इंसान अस्पताल का पलंग पकड़ चुका हो, तब उसे पता चले कि उसे किस बीमारी ने घेरा है। इसलिए आगे बढ़कर जांच कराकर समय से सावधान होने के लिए ये पहल की गई है। इनके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अब उपलब्ध है और अच्छी दवाइयां हैं जो हेपेटाइटिस बी को कंट्रोल कर लेती हैं और हेपेटाइटिस सी को ख़त्म ही कर देती हैं। पर अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी लेट स्टेज में पकड़ी गई है और लिवर डैमेज हो चुका है या लिवर में कैंसर डेवलप होने लगा, तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उसका भी ट्रीटमेंट है और वो ट्रीटमेंट है लिवर ट्रांसप्लांटेशन, जो हमारे देश में अब काफ़ी अच्छे से हो रहा है, बहुत सारे सेंटर्स में हो रहा है। और लिवर ट्रांसप्लांटेशन अगर सही पेशेंट में सही समय पर कराया जाए तो बहुत ही अच्छी टेक्निक है और उसकी सफलता लगभग 90% है। मतलब 90% पेशेंट्स जिनको एक नया लीवर लगाया गया है वो ठीक हो जाते हैं।
हालांकि उनको दवा हमेशा चलती है, दवा बंद नहीं कर सकते, जिसको हम इम्यूनोसप्रेशन कहते हैं। किसी और शरीर का लीवर अपने शरीर में लगा है तो बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्ट करेगी, उसको इम्यूनोसप्रेशन दवाइयाँ देके उसको दबाया जाता है। तो लिवर ट्रांसप्लांट भी उपलब्ध है उन पेशेंट्स के लिए जिनको लिवर सिरोसिस है या लिवर कैंसर है। लिवर ट्रांसप्लांट दो तरह से होता है, या तो एक जीवित व्यक्ति, जो व्यक्ति का पेशेंट का कोई रिलेटिव है और उसका ब्लड ग्रुप सेम है जो पेशेंट का है, तो अपने लिवर का आधा हिस्सा उसको दे सकता है, और ये काफ़ी सेफ सर्जरी है और इंडिया में ज़्यादातर यही सर्जरी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर जो सर्जरी इससे बेहतर है पर अनफॉर्चुनेटली उतनी नहीं हो पाती, उसे कहते हैं DDLT, यानी डिसीज्ड डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन, यानी वो व्यक्ति जिसकी बदकिस्मती से किसी एक्सीडेंट वगैरह में डेथ हो रही है, जिसको हम कहते हैं ब्रेन डेड हो गए हैं पर ऑर्गन्स चल रहे हैं, तो इस स्टेज में लिवर निकाल के दिया जा सकता है अगर परिवार तैयार हो। तो ऐसे बहुत से इंडिया में ब्रेन डेड पेशेंट्स होते हैं, पर जैसा मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर परिवार इसके लिए तैयार नहीं होते देने के लिए। जो एक मोह रहता है शरीर से, जबकि वो जानते हैं कि अब शरीर में कुछ नहीं बचा है। तो इसके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी जनता को और आम लोगों को ये अर्ज करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि DDLT को बढ़ावा दें। विश्व में ज़्यादातर डेड डोनर से ही लिया जाता है लिवर। हमारे देश में ही है कि जो लोग देने से कतराते हैं और इसलिए जीवित लोगों का लिवर लेना पड़ता है। पर DDLT एक बहुत अच्छी टेक्निक है और वो भी उतनी ही सफल है जितनी कि लाइव डोनर रिलेटेड ट्रांसप्लांट है। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर हम सब मिलकर अपने लिवर का अच्छा ध्यान रख सकते हैं। जैसा मैंने कहा, डाइट, एक्सरसाइज, वेट, डायबिटीज़, इन सबको कंट्रोल करके, शराब से बच के, पर हेपेटाइटिस B और C को प्रॉपरली टाइम पे डायग्नोस करके, टीका लगवा के, हेपेटाइटिस B का टीका उपलब्ध है, अगर लगवा लें तो आपको कभी हेपेटाइटिस B नहीं होगा। तो सब तरीके हैं उससे बचाव करने के लिए। पर अगर ये बीमारी हो भी जाए और लिवर डैमेज भी हो जाए तो भी निराश ना हो, हमारे पास उसके लिए भी अब बहुत अच्छा प्रबंध है और देश में लिवर ट्रांसप्लांट अच्छे से होता है। आपको बताते चलें कि हेपेटाइटिस लीवर से संबंधित बीमारी है। हेपेटाइटिस का सही समय पर उपचार न होने पर जान का जोखिम भी हो सकता है। अलग लक्षण पैदा करता है या लक्षण पैदा नहीं भी करता है। तो जैसे किसी को माँ से बच्चे को आएगा, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। एक मदर को हेपेटाइटिस B है और वो प्रेग्नेंट है, अब ये जिस बच्चे को जन्म देगी इसको हेपेटाइटिस B होने की संभावना है, तो इसको वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। तो जिसको माँ से मिला है, ये वायरस बचपन में अपने लक्षण नहीं देता, इसको लगेंगे 25-30 साल, ये क्योंकि शांत पड़ा रहता है। उस समय पे बच्चे में इतनी इम्यूनिटी नहीं होती कि वो रिएक्ट करे इस वायरस को, तो ना उसको पीलिया होता है बच्चे को, ना कुछ होता है, पर वायरस शरीर में घर कर जाता है और 25-30-35 साल बाद अपने लक्षण पैदा करता है, यानी लिवर डैमेज हो जाता है या सिरोसिस हो जाता है, ऐसा। तो इसका लेकिन उचित बचाव है। अगर माँ को है तो बच्चे को नहीं होगा, ये पक्का है। अगर उसने प्रेगनेंसी के दौरान पता चल गया, वो ऐसे होगा कि उनको वैक्सीन लगा दिया जाएगा। उसके दो बहुत अच्छे वैक्सीन आते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन भी देते हैं बच्चे को और एक वैक्सीनेशन भी करते हैं, उसके 3 डोज लगाते हैं। तो बच्चा लगभग 95% चांस है कि बच्चे को नहीं होगा। तो ये भी एक तरीका है माँ से बच्चे में आने का भी, पर उसका बचाव किया जा सकता है। हेपेटाइटिस होने पर डाइट प्लान कहते हैं, हाँ, मिलते हैं। तो हेपेटाइटिस B और C ये दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस हैं, तो असुरक्षित यौन संबंधों से फैलते हैं। अगर पत्नी को है तो पति को हो सकता है, पति को है तो पत्नी को हो सकता है, और बाकी सब खाने पीने की चीज़ों से एक दूसरे में नहीं जाते हैं। पर इसको हम कहते हैं एक तरह से इनएपरेंट पेरेंटल ट्रांसमिशन। मतलब ये कि वो लोग जिनका शारीरिक संबंध नहीं भी है आपस में, लेकिन साथ रहते हैं, भाई बहनें हैं या जो भी हैं परिवार में, माँ बेटा हैं, तो उनके बीच भी देखा गया है कि कभी कभी ऐसा ये वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। तो उसको ऐसा मानते हैं कि कहीं ना कहीं खून से खून का जुड़ाव होता है, कि आपने नेल कटर यूज़ कर लिया, जो आप यूज़ करते हैं वही दूसरा घर का सदस्य यूज़ करता है, तो उसके ज़रिए हो सकता है, रेज़र से हो सकता है। कई बार हाथ में कोई घाव होते हैं, उनसे खून निकलता है, वो आप कहीं छोड़ते हैं, उसी जगह दूसरा बंदा हाथ रखता है तो उससे हो सकता है। तो मतलब इनडायरेक्ट मेथड्स बहुत से हैं, पर मूल रूप से हेपेटाइटिस B और C या तो असुरक्षित यौन संबंधों से फैलते हैं, या ब्लड चढ़ाने से, या ब्लड के प्रोडक्ट से, या टैटूइंग से, या डेंटल प्रोसीजर से, या ऑपरेशन के दौरान, वही सब तरीके हैं उसके। हेपेटाइटिस में 5 तरह के संक्रमण होते हैं, A, B, C, D और E। हेपेटाइटिस का खतरा कई कारणों से हो सकता है, जैसे कमज़ोर इम्यूनिटी, खान पान में गड़बड़ी, ड्रग्स, शराब और नशीले पदार्थों का बहुत ज़्यादा सेवन,
करने से इस बीमारी का खतरा ज़्यादा हो सकता है। हेपेटाइटिस के इलाज में देरी से पहले पीलिया और फिर लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर हो सकता है। इसके अलावा मानसून में हेपेटाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। तो आप भी लक्षण न होने पर भी जांच कराकर मेडिटेशन और व्यायाम करने की डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह मानकर इस रोग को हरा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।